तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और ये जानकारी को हम पूरी तरह से लिख करके समझेंगे। और इस तरह से क्या होता है दोस्तों, ये बता दें कि लिख करके समझने से ये होता है कि जानकारी हमें याद होती है, और हम लिखेंगे तो ये भी होगा कि आप भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है। और ये हो सकता था कि हम पीपीटी से कुछ जानकारी को बता सकते थे। इसका कारण ये है कि हम इसलिए पीपीटी से नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि पीपीटी से वह जानकारी जो है ना हमको समझ में आती है और ना ही आप सभी को जल्दी समझ में आएगी। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जानकारी को हम पूरी तरह से लिख करके एक तरह से क्लास वाइज हम आप क्लास की तरह इसको हम पूरा करें, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी पूरी तरह से समझ में आ जाए। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, और पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। और कोशिश करेंगे, पूरी तरह से बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों परिचय, शुरुआत करेंगे परिचय में, देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे है। उसके बाद हम घटना का इसका क्रम देखेंगे कि काला क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है। अब हम देखेंगे विस्तार। उसके बाद देखेंगे सामाजिक में, जैसे देखेंगे सामाजिक में हम देखेंगे कि खान पान, वेशभूषा, धर्म देखेंगे, लिपि देखेंगे, और उन लोग को दफनाने की क्रियाओं को देखेंगे। उसके बाद हम आर्थिक जीवन में देखेंगे, कृषि देखेंगे, व्यापार, पशुपालन कैसे करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और उद्योग और औद्योगिक केंद्र देखेंगे। और आयातित वस्तुएं, विदेशों से जो वस्तुएं आती थी भारत में, उन वस्तुओं के बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें प्रमुख संरचनाएं और इमारतें, जैसे घर कैसी बनाई गई थी। और उसमें नंबर 7 पे बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ है, पतन के कारण को जानेंगे। आगे बात करेंगे स्थल कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे था, उत्खननकर्ता कौन थे, और कौन से राज्य या फिर किस देश में वह स्थल उपस्थित है। उसके बाद बात करेंगे सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता की परिचय को देखते हैं कि परिचय क्या है। परिचय दोस्तों, ये सभ्यता आद्य सभ्यता है, आद्यकालीन सभ्यता, आद्यकालीन सभ्यता है। अब आद्यकालीन सभ्यता या फिर आद्यकालीन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। तो आद्यकालीन सभ्यता क्या है, तो आद्यकालीन सभ्यता क्या है, इसको हम समझने के लिए यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इतिहास को जब हम शुरू में पढ़ेंगे ना, हमने पिछले वाला क्लास में बताया है, इतिहास को हम जब वर्गीकरण करेंगे शुरुआत में ही, तो सबसे पहले वर्गीकरण करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद वर्गीकरण करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और एक और वर्गीकरण होता है ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो ये वाला जो है पाषाण काल वगैरह हम पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ रहे हैं ये वाला काल, जिसका काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 AD। ठीक है। और उसके बाद पढ़ा जाता है ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से ये शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में, इस काल में कांसे की वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती थी।
कांसे की जैसे मृदभांड हो गए, मूर्तियाँ हो गई, ठीक है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब कांस्य युग में जैसे कांसा हो गया, तो कांसा में क्या होता था कि कांसा जो है कि दो प्रकार की वस्तुओं से बनाई जाती थी, जिसमें तांबा था और टीन था। इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? कांसा, ठीक है। अब बात करें कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस सभ्यता की खुदाई हुई तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही मिला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक इतिहासकार थे, उनका नाम था सी मैसन। इन्होंने 1826 में एक कोई किताब लिखा था, एक किताब लिखा। इन्होंने इसी किताब में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया था। सबसे पहले जिक्र किन्होंने किया था? सी मैसन ने किया था। और ये किताब प्रकाशित कब हुआ था? प्रकाशित हुआ था 1842 में, किताब प्रकाशित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सी मैसन जो है सबसे पहले क्या करते हैं, इसका उल्लेख करते हैं अपने किताब में। 1842 में ये किताब जो है प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आते हैं कनिंघम। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की यात्रा करते हैं। ये किताब पढ़े ना, ये किताब पढ़े, उसके बाद ये क्या किए कि उसी स्थल की यात्रा करने गए। ये 2 बार यात्रा किए थे। कब? एक किए थे 1853 में और एक किए थे 1856 में। और यात्रा करने के बाद जब यात्रा करके वापस आए तो इन्होंने बोला कि ये मतलब कि इस सभ्यता के नीचे ना बहुत सारे स्थल मतलब कि घर दबे हुए हैं, इन्होंने ये बताया। लेकिन यहाँ पे ये खुदाई स्टार्ट नहीं करवाते हैं, बस इन्होंने बहुत बड़ा सभ्यता दबे होने की प्रमाण दिया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सॉरी दोस्तों, मतलब कि वहाँ पे जब घूमे ना तो उनको लगा कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी सभ्यता हो सकती है नीचे, क्योंकि वहाँ पे गए तो ईंटें मिली उनको, तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कालक्रम की बात करते हैं। ये कितना साल पुरानी घटनाएं हैं, ठीक है। कालक्रम की बात करें तो NCERT के अनुसार इस घटना को कितना साल पुराना कहा जाता है? जैसे कि 2600 BC से 1900 BC, 2600 BC से 1900 BC NCERT के अनुसार, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इससे मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा जो एग्ज़ाम में, यहीं से पूछेगा, यहीं काल है, ओरिजिनल काल यहीं माना जा सकता है। कहीं कहीं पे 2500 भी बोला जाता है। जैसे अब एक और है, जैसे रेडियो कार्बन, ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। रेडियो कार्बन का काल क्या है? रेडियो कार्बन का काल है 2300 BC से 1750 BC। ये रेडियो कार्बन क्या होता है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। रेडियो कार्बन दोस्तों ये होता है कि रेडियो कार्बन में जो वहाँ से मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से जैसे कि कोई हड्डी के उपकरण मिला, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई अलग प्रकार के जैसे मनका ही मिला, समझ गए, तो अब उसको लैब में ले जा करके परीक्षण किया जाएगा। अब परीक्षण रेडियो कार्बन द्वारा होता है। तो परीक्षण से ये पता चलता है ना कि वह वस्तु कितना साल पुराना है। यह पता चलता है, जिससे इसकी एज की पता लगाया जाता है, जो कि काफ़ी सटीक
इससे निकल जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की, कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार थी ये बिल्कुल पहले तो इसको बोल सकते हैं कि त्रिभुजाकार आकृति की थी, क्योंकि यहाँ से ऐसे लेकर के ऐसे, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र से लेकर के ऐसे लगभग ऐसे लगभग था, ऐसे क्षेत्र था। ये समुद्र वाला क्षेत्र नहीं था, मतलब यहाँ पे गुजरात में भी था, ठीक है। और इसके सबसे उत्तर में जो क्षेत्र है यहाँ पे मांडा मिलता है, और यहाँ पे मिलता है सबसे पश्चिमी क्षेत्र सूतकांगडोर, और सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, और यहाँ पे मिलता है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, ठीक है। जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान प्रांत में क्या था, सूतकांगडोर, ठीक है। और सबसे दक्षिण में क्या था, महाराष्ट्र क्षेत्र में दैमाबाद, और यहाँ पे था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई की किलोमीटर की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें, इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो थी 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, कुल क्षेत्रफल था लगभग, इसको बोल सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि एग्जैक्ट है 12,99,600, 12 लाख ऐसे 13 लाख आप बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट यही है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे सामाजिक जीवन की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे। दोस्तों यहाँ से एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। किसकी मूर्ति प्राप्त होती है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। तो इस मूर्ति से ये ज्ञात हो जाता है ना कि इतिहासकारों के अनुसार इस मूर्ति से ये ज्ञात होता है कि इस समय की समाज मातृसत्तात्मक थी, मतलब माता घर की पूरी तरह से जिम्मेवारी संभालती थी। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब कि माता का जो पद है बहुत ऊंचे लेवल पर था, घर में भी ऊंचा दर्जा हुआ करता था माँ का, घर की जो निर्णय है माँ लिया करती थी, कहने का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे सामाजिक जीवन में ही यहाँ पे पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग भी रहते थे। पुरोहित के मतलब समझ गए, एक तरह से पूजा पाठ करने वाला। व्यापारी के मतलब समझ गए कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार भी हुआ करता था, शिल्पकार भी उस समय थे, और श्रमिक मजदूर भी लोग रहते थे जो कि अपना अपना क्षेत्र में काम किया करते थे। अब आगे बात करेंगे खान पान और वेशभूषा, सामाजिक जीवन में ही है। खान पान और वेशभूषा इन लोग का कैसा था, वेशभूषा इन लोग का कैसा था। खान पान में दोस्तों बता दें कि खान पान में ये शाकाहारी तथा मांसाहारी भी भोजन किया करते थे।
शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। और वेशभूषा में की बात करें कि वेशभूषा के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वेशभूषा में यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, साड़ी का साक्ष्य मिला है, साड़ी तथा आभूषण का साक्ष्य भी मिला है, आभूषण का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो आभूषण में हम अब देखते हैं कि आभूषण में क्या क्या था। आभूषण में जैसे सोना था, चांदी हुआ करता था, तांबा का आभूषण हुआ करता था, और एक और है हाथी दांत का, ये भी आभूषण में उपयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की बात कर लेते हैं कि धर्म में उन लोग को क्या होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में जैसे कि साक्ष्य मिलता है, अवशेष इसको बोलते हैं। अवशेष क्या मिलता है धर्म में? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म मानते थे नहीं मानते थे, इससे ये कैसे पता चलेगा? ये तभी ना पता चलेगा या फिर कुछ अवशेष मिलेगा। तो अवशेष में पता है क्या मिला? पुजारी का सिर मिला, पुजारी का सिर मिल गया। कांस्य की नर्तकी एक मिली थी मोहनजोदाड़ो से। इसे भी कहा जाता है कि ये धर्म का ही अवशेष है। कांस्य की नर्तकी आप देखे होंगे, ये बहुत फेमस मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, मातृदेवी मैंने पहले भी बताया कि मातृदेवी से ये पता चलता है कि मातृसत्तात्मक ये समाज था। अब मातृदेवी की मूर्ति भी प्राप्त होता है, इससे भी ये पता चलता है कि ये धार्मिक लोग थे। मातृदेवी की मूर्ति भी मिलता है। ठीक है, और लिंगीय प्रस्तर भी मिलता है। लिंगीय प्रस्तर, इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे आज के भगवान शिव का लिंगीय प्रस्तर है ना, मंदिरों में रखा जाता है, वैसे ही लिंगीय प्रस्तर मतलब पत्थरों का बनाया हुआ लिंग, वैसे ही लिंगीय प्रस्तर मिलता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि ये लोग धार्मिक भी थे। और ये पूजा किस किस का करते थे? जैसे कि नाग पूजा, वृक्ष पूजा आज भी हम लोग करते हैं। ठीक, सूर्य पूजा भी किया करते थे, और जल पूजा भी किया करते थे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लिपि जो है, लेख, ये मेन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन लोग का लेख जो है ना, ऐसा लेख है कि जो आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है। लिखे तो हैं लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पाया। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा लिपि है जो किसी ने नहीं पढ़ा है, ऐसा लिपि है, लेकिन लिखते थे। ये पहला एक तरह से अवशेष मिलता है कि यहाँ पे लोग लिखते थे। ठीक है, और लेखन से अवगत थे, इसे बोल सकते हैं। ये लेखन से अवगत थे परंतु कोई पढ़ नहीं पाया। इनकी लेखन को क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक कहने का मतलब कि इन लोग के लेखन में अलग अलग तरह के चित्र बनाया गया था। जैसे कि पक्षियों का चित्र बनाया गया, उसमें जैसे छोटी छोटी पक्षियों का चित्र बनाया गया इन लोग की लिपि में। तब क्या समझ में आएगा? किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है। मछलियाँ भी बनाई गई है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मतलब प्रारूप बनाए गए हैं, जिसे इनकी लिपि में समझ में नहीं आती है।
और एक मेन चीज़ कि इनकी लिपि लिखी कैसी जाती थी, तो दाएं से बाएं। हम लोग जो लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये लोग जो लिखते हैं मतलब इस साइड से ऐसे लिखते थे। तो इस लिपि को क्या कहा जाता था, जो ऐसे लिखने की जो लिपि है इस साइड से, तो लिखने की जो ये लिपि है इस लिपि को कहा जाता है बुस्ट्रफेदन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्वेश्चन है। इस लिपि को कहा जाता है बुस्ट्रफेदन। हिंदी में कहा जाता है गोमुत्रिका। हिंदी में क्या कहा जाता है, गोमुत्रिका लिपि। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे दोस्तों देखेंगे, एक मिनट, आगे देखेंगे इन लोग की अंत्योष्टि। धार्मिक में ही आएगा ये चीज़, एक धार्मिक में हम लोग ऊपर नहीं देखे, लेकिन अंत्योष्टि क्रिया सामाजिक ही क्रिया है। अभी हम लोग सामाजिक पे ही चल रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वाला में आ जाएगा, लेकिन लिपि भी सामाजिक में ही आएगा। अब देखते हैं अंत्योष्टि क्रिया, मतलब कि लोगों को मृत्यु के बाद दफनाया कैसे जाता था। तो अंत्योष्टि क्रिया देखते हैं। सबसे पहला अंत्योष्टि क्रिया में था पूर्ण समाधि द्वारा। पूर्ण समाधि मतलब क्या होता था कि पूरी तरह से जमीन को गहराई से खन के और उसकी व्यक्ति को शरीर को अंदर डाल करके और उसे ऊपर से मतलब जैसे होता है मुस्लिम लोगों में जैसे होता है उसी तरह से। ठीक है, और नंबर 2 है, समझ गए ना आप, नंबर 2 है आंशिक समाधि। अब आंशिक समाधि क्या है, आंशिक समाधि ये होता है कि किसी की मृत्यु हो गई और उसे खुला में छोड़ दिया गया और जो चील कौवे हैं उसे उस शरीर को मतलब खा जाएंगे। ठीक है, अब नंबर 3 है दाहकरण द्वारा। दाहकरण मतलब अभी हिंदुओं में होता है शरीर को जला दिया गया। ठीक है, मृत्यु के बाद। अब हम आगे देखेंगे आर्थिक जीवन। अगला पे बढ़ चुके हैं, अब सामाजिक से हम कहाँ आ गए हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, इसमें हम देखेंगे कृषि। आर्थिक जीवन में क्या देखेंगे, सबसे पहले कृषि देखेंगे। दोस्तों कृषि में क्या होता था कि 2 प्रकार की कृषि हुआ करता था। यहाँ पे मुख्य जो फसल थी, यहाँ पे मुख्य फसल थी, 2 फसल थी। कौन कौन सी आप गेस करेंगे, कौन कौन सी फसलें हो सकती है? आपको पता होगा, पहले से भी पता होगा, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। यहाँ पर गेहूं की 2 किस्में मिलती है। पहला किस्म क्या है, क्लब गेहूं कहा जाता था, क्लब गेहूं। और दूसरा क्या है, बौना गेहूं। अब बात करेंगे कि कृषि में उतना साल पहले आखिर कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती थी, कौन कौन सी फसलों का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों उतना साल पहले यहाँ पे कई फसलों का साक्ष्य मिला है और यहाँ से काफ़ी कन्फ्यूजन वाले सवाल पूछा जाते हैं। जैसे फसल थी, फसल में हम बात करेंगे, फसल में फसल कौन कौन सी थी, गन्ना, खजूर, सरसों, तिल, मटर और इत्यादि। ठीक है,
और दोस्तों एक और फसल थी, और ये सर्वप्रथम फसल थी दुनिया में, सर्वप्रथम यहीं पे ये फसल को उपजाया गया था। कौन सी फसल हो सकती है? कपास। पूछेगा क्वेश्चन कि दुनिया के सर्वप्रथम ये जो कपास कहाँ उगाई जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। वर्ल्ड की सबसे पहले कपास कहाँ उगाया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को देखेंगे। अंतर क्षेत्रीय का मतलब ये हुआ कि आंतरिक, जो भारत के ही अंदर जो क्षेत्र हैं वहाँ से व्यापार क्या क्या होता था, और कौन कौन क्षेत्र से व्यापार होता था। हम अभी ये देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र से व्यापार होता था भारत के अंदर। उसके आगे देखेंगे कि कौन से क्षेत्र से क्या व्यापार होता था, हम आगे देखेंगे। अंतर क्षेत्रीय व्यापार, ठीक है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार जिसमें आता है राजस्थान, महाराष्ट्र, और एक और है यहाँ पे सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब कि गुजरात का ऊपर वाला भाग। जैसे गुजरात है ना, ऐसे गुजरात है, ये वाला भाग को सौराष्ट्र कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी यहाँ पे व्यापार भारत के अंदर हुआ करता था। और विदेशी व्यापार की बात करें मुख्य रूप से, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया सुमेरिया से व्यापार हुआ करता था। ये जो सुमेरिया जो है आधुनिक अभी का जो वर्तमान का है, इसका नाम इराक है, ठीक है। और एक और है बहरीन से भी व्यापार होता था, ठीक है। आप नोट करते चलिएगा ताकि आपको ये जानकारी याद होता रहेगा, ठीक है। और इन देशों से व्यापार हुआ करता था, तो आखिर किस चीज़ का व्यापार हुआ करता था? तो निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं होती थी? निर्यात कहने का मतलब कि भारत से विदेशों में कौन सी वस्तुएं बाहर जाती थी, कहने का मतलब कि निर्यात होता है कि आयात होता है। आयात कहने का मतलब आयात में ही शब्द लगा हुआ है आने वाला, तो विदेशों से भारत आ रहा है। और निर्यात कहने का मतलब कि भारत से विदेश में वस्तुएं जा रही हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे निर्यात होता था भारत से? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोथल के। लोथल कहाँ है? गुजरात। बात कर लेंगे यहीं पे, गुजरात में है। तो लोथल के क्या? शिप हुआ करता था। चनहुदड़ों का कार्नेलियन, और मन का और काली लकड़ी ये निर्यात होता था। अब उसके बाद बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन भी दोस्तों बड़े पैमाने पर होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। पशुपालन में जैसे पालतू पशुओं में पालतू पशु थे, तो प्रमुख थे कौन कौन से?
गाय, बैल, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, बकरी, भेड़, सूअर इत्यादि। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पशुओं की पशुपालन नहीं होती थी, और ये भी पूछ देता है कि कौन सी पशुओं से वो परिचित नहीं थे, या फिर उन्हें ये पता नहीं था कि ये पशु कौन सा है। जैसे शेर ऑप्शन में होता है तो शेर जो है उसका ऑप्शन गलत हो जाता था। डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहता था कि इनमें से कौन सा पशु से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। तो जैसे मान लीजिए भैंस, बिल्ली, हाथी दे देता था। उसके बाद एक और ऑप्शन था शेर, तो शेर उसमें ऑप्शन नहीं हुआ करता था। ठीक है। अब एक मेन इम्पोर्टेंट एक और बात है, यहाँ से क्वेश्चन में बार बार फंसाया जाता है कि घोड़े की मतलब कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित थे या फिर नहीं थे। तो घोड़े की बात करें तो दोस्तों घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त होती है सुरकोटड़ा से, ठीक है। और लोथल से टेराकोटा पर घोड़े का चित्रण मिलता है। लोथल से, गुजरात में जो लोथल है, टेराकोटा पर घोड़े का चित्रण मिलता है। लेकिन घोड़े का पालने का कोई भी प्रमाण अभी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है, ठीक है। तो कहाँ से मिला है घोड़े का बात करें, घोड़ा की बात किए हैं तो कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ मिला है। कहाँ से? सुरकोटड़ा से, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियाँ मिली है, मतलब कि घोड़े की हड्डियाँ मिला है। और घोड़ा के अवशेष कहाँ से कुछ मिला है, जैसे कि लोथल बोले, लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो लोथल से क्या मिला है? टेराकोटा पर घोड़े का चित्रण प्राप्त हुआ है। लेकिन घोड़े का पालने का, जैसे कि पालने का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे उद्योग एवं औद्योगिक केंद्र की, ठीक है, कि कौन सा उद्योग कहाँ से होता था। जैसे कि ईंट का उद्योग कहाँ से होता था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से। होता था। उसके बाद है धातु उद्योग का व्यापार उद्योग कहाँ होता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। धातु उद्योग कहाँ से होता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। उसके बाद है मनका उद्योग कहाँ था? लोथल एवं चनहुदड़ो। मनका उद्योग कहाँ था? लोथल एवं चनहुदड़ो। लोथल यहाँ पे भी है, देखिए धातु का भी है लोथल और मनका में भी है लोथल, ठीक है। देखते चलेंगे, अब याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको याद करना पड़ता है और याद करना बहुत ज़रूरी है। अब जो पीछे है अब तो बता देंगे, लेकिन यहीं पे सारा लड़का जो है, सारा स्टूडेंट्स यहीं पे फंसते हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पे था और
और कुछ पॉइंट हैं कि आपको याद करने पड़ते हैं। उसके बाद है चूड़ी उद्योग। चूड़ी उद्योग जो है चनहुदड़ो, चूड़ी उद्योग चनहुदड़ो, च से चूड़ी है, च से चनहुदड़ो है, इसको याद कर लीजिएगा। और क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में हुआ करता है, राजस्थान में था। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे थे कि चूड़ी, जैसे कि इसको भी च से चूड़ी चनहुदड़ो, कालीबंगा मतलब काली काली चूड़ियाँ, इसे भी याद कर लीजिएगा। चांदी का जो था उद्योग ज्वार, इसको यहाँ ये है उदयपुर राजस्थान में है। शंख का बालाकोट, लोथल और रंगपुर, और कोट दीजी यहाँ पे नहीं लिखा पा रहा है, कोट दीजी है। बालाकोट, लोथल, रंगपुर और कोट दीजी। उसके बाद प्रस्तर पत्थरों का उद्योग कहाँ हुआ करता था? पत्थर का उद्योग आमरी में, राखीगढ़ी और सूतकांगडोर। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे आयातित वस्तुएं। जो वस्तुएं आयातित होती थी, वो वस्तुएं कहाँ से आती थी भारत में? सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में वस्तुएं कहाँ से आती थी? ठीक है, आयातित देखेंगे कि आयात कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आयातित वस्तुएं के बारे में। आयातित वस्तुएं में थी टीन की वस्तुएं जो थी कहाँ से आयात होता था? हमने बताया कि आयात मतलब कि बाहर विदेशों से भारत आता था। तो आयात कहाँ से होता था टीन की वस्तुएं? अफगानिस्तान और ईरान। कहाँ से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से। उसके बाद है तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान, ठीक है, याद रखेंगे, ये पाकिस्तान में है। चांदी कहाँ से आता था? ईरान और अफगानिस्तान से। ईरान और अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से आता था? सबसे पहले सोना आप भी जानते हैं कि दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक के क्षेत्र से। और कहाँ से आता था? भारत से और अफगानिस्तान से भी। उसके बाद सेल खड़ी कहाँ से आता था? बलूचिस्तान से, राजस्थान से और गुजरात से। और उसके बाद सॉरी दोस्तों, एक मिनट। उसके बाद क्या है? नील रत्न है। तो नील रत्न कहाँ से आता था? नील रत्न आता था, लिख लीजिए, बदक्सा से। बदक्सा, ठीक है। और है हितमड़ी कहाँ से आता था? दक्षिण एशिया से आता था।
शंख तथा कौड़िया कहाँ से आता था? शंख और कौड़िया, शंख और कौड़िया सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, और ये आता था दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। सीसा कहाँ से आता था? राजस्थान, राजस्थान, अफगानिस्तान, ठीक है लिख लीजिएगा, अफगानिस्तान, और एक और है, हाँ, ईरान। और शिलाजीत कहाँ से आता था? हिमालय क्षेत्र से, हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत आता था। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम बहुत ही प्रमुख बिंदु पे चर्चा करेंगे, जो कि प्रमुख जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख माना जाता है, जो कि इस सभ्यता की शहरी मतलब कि शहर, किस तरह के शहर की संरचनाएं क्या थी, उस पर बात करेंगे। तो शहर की संरचना और इमारत यहाँ पे लिखेंगे, संरचना, संरचना और इमारत, इमारत इस शहर की कैसी हुआ करती थी, हम सबसे पहले बात करेंगे। एक सबसे प्रमुख जो है इस सभ्यता की सबसे प्रमुख एक चीज़ मिलती है, जो कि है वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार। यह स्नानागार जो है दोस्तों, ये कहाँ से मिलती है? सबसे पहले ये बात होती है कि मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। मान लीजिए कि ये बृहत स्नानागार है, ठीक है, बृहत स्नानागार है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई भी होगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी, यह स्नानागार उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितना है? 11.8 मीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई कितना है? 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आगे बात करें कि इस स्नानागार की गहराई कितना है, तो इस स्नानागार की गहराई है 2.43 मीटर। 2.43 मीटर जो है ये गहरा है, ठीक है, ये गहराई है। और इस स्नानागार में एक पास में एक कुआं था, और इस कुआं से पानी को इसमें डाला जाता था। जॉन मार्शल एक वैज्ञानिक है, जॉन मार्शल एक वैज्ञानिक है। इन्होंने इस सभ्यता के यह आश्चर्यजनक निर्माण बताया। ये सब पॉइंट इसलिए हम लिखवाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं सीधा तो सीधा। आश्चर्यजनक निर्माण बताया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ निर्माण हुआ? अन्नागार है एक, अन्नागार। अन्नागार मतलब क्या होता है? अन्नागार मतलब कि अन्न को रखने के लिए, गेहूं या फिर जौ को रखने के लिए, संग्रह करने के लिए अन्नागार बनाया गया था। आधुनिक युग में इसको गोदाम कहते हैं, गोडाउन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अन्नागार की बात करते हैं, ठीक। तो अन्नागार में जो है, ये जो अन्नागार, ये जो स्नानागार है, स्नानागार के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है। कहने का मतलब ये है कि ये है स्नानागार, और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे है अन्नागार, ठीक है। लेकिन अन्नागार बहुत बड़ा है। अन्नागार हम आगे देखिए कि कितना बड़ा है अन्नागार। मान लीजिए कि ये अन्नागार है, ठीक है, अन्नागार है, और ये है नदी। कौन सी नदी है? नदी ये हो सकती है क्योंकि अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी,
ठीक है, ये प्रवेश द्वार हुआ करता था, इसी साइड प्रवेश द्वार, और इसमें हवादार था, इसमें हवा भी जाता था, क्योंकि ड्राई रखने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया था, अन्न को ड्राई रखने के लिए। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, कुल लंबाई कितना था इसका, लंबाई, तो कुल लंबाई इसके बहुत लंबा था। हम बता दें कि 45.72 मीटर लंबा था, और चौड़ा कितना था, चौड़ा कितना था, तो 22.86 मीटर चौड़ा था। ये चौड़ाई जो है 22.86, और लंबाई जो है, ये जो लंबाई है, इस लंबाई 45.72 मीटर लंबा था, काफ़ी बड़ा है। इसका प्रवेश द्वार किस साइड होता था, नदी की तरफ हुआ करता था। और जो अन्नागार है, इस शब्द को संज्ञा कौन दिया, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक विज्ञान इतिहासकार हैं व्हीलर, व्हीलर एक इतिहासकार है, इन्होंने अन्नागार की संज्ञा दी। और कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे कहते हैं राजकीय भंडार। कुछ इतिहासकार इसे राजकीय भंडार की संज्ञा देते हैं। एक और चीज़ मिलती है दोस्तों, सभा भवन। क्या मिलती है, सभा भवन, ठीक है। सभा भवन की बात करते हैं अब दोस्तों। सभा भवन जो था, ये सभा भवन धार्मिक सभा के लिए, मतलब कि कुछ इतिहासकार ने कहा कि धार्मिक सभा इसमें बुलाया जाता था, धार्मिक सभा। इस सभा की बात करें तो दोस्तों, ये सभा 20 स्तंभों पर टिका हुआ था, और ये जो है एक किला था, एक किला है, मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक किला था, तो उस किला के दक्षिण में ये क्या है, सभा भवन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक इतिहासकार और है जॉन मार्शल, आप नाम सुने होंगे, जॉन मार्शल। ये कहते हैं कि ये जो है जो आगे के इतिहास में जो बुद्ध थे, तो बुद्ध गुफा मंदिर के जैसा ही ये सभा भवन था, बुद्ध गुफा मंदिर के भांति ये सभा भवन था। कौन कहते हैं, जॉन मार्शल। और मैके क्या कहते हैं, अगला इतिहासकार हैं मैके। ये कहते हैं कि ये बाजार के लिए था, बाजार के लिए था, मतलब कि बाजार की जो विचार विमर्श होती होगी, कीमत, डिमांड, सप्लाई के बारे में जो भी चर्चाएं होती होगी, इसी सभा भवन में होती होगी। किनका कहना था, मैके का कहना था। और इसमें भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि धर्म की चर्चा हुआ करता था, यहाँ धर्म की चर्चा हुआ करता था, यही कहते हैं। अब दोस्तों बात करें सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात कि बंदरगाह, बंदरगाह कौन कौन सा था, तो एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था लोथल। स्टार लगा लीजिए, लोथल बार बार क्वेश्चन पूछता है कि लोथल ये कहाँ है, गुजरात में है, समुद्र तट के पास है ये लोथल, ठीक है। तो लोथल कहाँ था, गुजरात में था। और इस बंदरगाह पर कौन कौन से
नहीं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। इसकी आकार कितना था, 214 इंटू 36, ठीक है, मीटर। और गहराई था लगभग 3.3 मीटर गहरा था। और यहाँ पे कौन कौन से देश आते थे, मिस्र से और मेसोपोटामिया, क्योंकि ये मिस्र और मेसोपोटामिया जो है अफ्रीका साइड में ये देश हैं, इसलिए इनको समुद्री मार्ग से आना पड़ता था। जबकि बाकी जो देश बताए हैं, जो कि वस्तुएं के आयात होता था भारत में, बाकी स्थल रूट से होता था। ये जो है जल रूट से हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। और भी कई प्रमुख यहाँ पे बातें हैं, मतलब कि अभी मेन इम्पोर्टेंट अभी बात करेंगे कि कौन सा स्थल अभी बहुत बाकी है, ठीक है। तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के लेकर के कई प्रकार के अन्य वैज्ञानिकों को या फिर इतिहासकारों, इतिहास में इतिहासकार ही बोला जाता है, वैज्ञानिक हमारे मुंह से निकल जा रहा है, अलग अलग प्रकार के इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग प्रकार की संज्ञा दी गई। किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ, किसी ने कहा महामारी के कारण ये सभ्यता की पतन हो गई, तो किसी ने कहा कि आर्यों का बाह्य आक्रमण हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हो गई, तो किसी ने कहा कि बाढ़ आ गया, तो किसी ने कहा भूपरिवर्तनिक विक्षोभ इत्यादि इत्यादि कारण इतिहासकारों ने दी कि सभ्यता का पतन क्यों हुआ। परंतु सभी के कारणों के विश्लेषण के उपरांत यह कहा जा सकता है दोस्तों कि सभी नगरों के पतन का कारण भिन्न भिन्न था। सभी नगरों का पतन के कारण एक नहीं था। ये बिल्कुल और अवश्य कहा जा सकता है कि सभी नगरों का जो है पतन का कारण भिन्न भिन्न रहा होगा। अगर बाढ़ भी आया होगा तो सभी नगरों पे बाढ़ एक ही बार में कैसे आ सकता है। अगर आर्यों का आक्रमण भी हुआ होगा तो एक ही बार में सब पर आक्रमण कैसे हो सकता है, क्योंकि स्थल पास पास तो नहीं है, बहुत दूर दूर हैं ये स्थल। लेकिन एक बात और है कि यह सभी स्थलों का पतन जरूर हो चुका है। अगर यह स्थल रहता तो उन लोगों का लिपि का ज्ञान मिलता, आज तक कहीं ना कहीं उसका साक्ष्य मिल जाता। उन लोग का रहन सहन, कुछ सामाजिक स्थिति का भी पता लगता, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। और ये कन्फर्म हो चुका है कि ये सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो चुका था। तो हम अब देखेंगे, अब यह देखेंगे कि कौन कौन से इतिहासकार क्या कहते हैं, कैसे पतन हुआ यह सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता आखिर पतन की ओर कैसे चली गई, जो कि इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतनी सिविलाइज्ड सभ्यता थी, आखिर पतन कैसे हुआ। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। गोल्ड चाइल्ड एंड व्हीलर कहते हैं, गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि बाह्य आर्यों का आक्रमण हुआ, जो कि आर्य जो हैं अभी आने वाले अगला सभ्यता है, जैसे कि ये पतन होगा तो अब भारत में आर्यनों का प्रवेश होगा और वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका कहना है कि वही आर्य थे जो भारत में आए, जैसे कि उसी क्षेत्र से
उत्तर उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत में प्रवेश किए और इन लोगों से संघर्ष हुआ और संघर्ष में ये लोग ख़त्म हो गए और आर्य जीत गए, जिसके कारण भारत में प्रवेश किए और इन लोग का पतन हो गया। इनका कहना ये है कि आर्यों का आक्रमण। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्शल एवं मैके क्या कहते हैं। मार्शल एवं मैके ये कहते हैं कि बाढ़ आया था, बाढ़ के कारण ये पतन हुआ। जबकि एक और वैज्ञानिक हैं एम.आर. साहनी ये कहते हैं कि जल प्लावन हुआ था। बीके थापर क्या कहते हैं। बीके थापर कहते हैं कि पर्यावरण सिद्धांत के कारण सभ्यता का पतन हुआ। पर्यावरण सिद्धांत। और अगला है ए घोष, और एक और वैज्ञानिक लिख लेते हैं यहाँ पे, इतिहासकार लिख लेते हैं नाम, ऑरेल अस्टीन। एक घोष क्या कहते हैं कि आर्द्रता का ह्रास हुआ था। आर्द्रता का ह्रास व भूमि शुष्कता। इनका मानना ये था कि भूमि शुष्कता मतलब कि भूमि बंजर हो चुकी थी, जिसके कारण वह जो कृषि कार्य नहीं कर पाते थे, पशुओं को चारा नहीं दे पाते थे, जिसके कारण ये सभ्यता पतन की ओर गई, या फिर ये सभ्यता कहीं और शिफ्ट हो गई, या फिर कहीं आगे चली गई। इनका कहना ये था, एक घोष का कहना था। और ऑरेल अस्टीन का क्या कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ। लगभग इनका भी वही कहना है, जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे ये लोग यहाँ से चले गए छोड़ छाड़ कर सब कुछ। जलवायु परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। लगभग एक हिस्सा हम समाप्त कर चुके हैं, अब हम मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही थी, जिसके कारण हमें अब ऐसे बताना पड़ेगा ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो हम आपको ये बताएंगे और पढ़ा देंगे, और आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्थल। ठीक है, और नदी, वह किस नदी के किनारे है, और उत्खननकर्ता कौन थे और कब किए थे। इसमें से सारा कुछ नहीं पूछा जाता है, डेट नहीं पूछा जाता, सब कुछ का डेट नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट स्थल है उसी का डेट पूछा जाता है, और वर्तमान स्थिति उसका क्या है कि कौन से स्थल पे, कौन से क्षेत्र में, या किस राज्य, किस देश में वह है, इसके बारे में। दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, इसको याद रखिएगा। बार बार कन्फ्यूजन होता है कि सिंधु नदी के किनारे है, जबकि ये रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज कौन किए थे, दयाराम साहनी एवं माधवस्वरूप वत्स। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि दयाराम साहनी थे, और 1921 में। ठीक है, और कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, राज्य है पंजाब है, और ज़िला का नाम क्या है, साहिवाल ज़िला। पुराना नाम मोंटगोमरी था, पुराना नाम इसका था। अब आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। और कौन है इसके उत्खनन करता, राखल दास बनर्जी, जो कि 1922 में करते हैं। और कौन सा देश में, पाकिस्तान में भी है,
ये भी पाकिस्तान में है। और राज्य का नाम कौन सा है? सिंध। और हड़प्पा का राज्य का नाम क्या है? पंजाब। और जिला क्या है? लरकना जिला में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो। अब आगे बात करते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो कि ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसका खोज किए थे नानी गोपाल मजमूदार। नानी गोपाल मजमूदार 1931 में किए थे। ये भी पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो कहाँ है ये जरूर याद रखिएगा कि चन जो स्थल है कहाँ पर है, ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उनके उत्खननकर्ता का नाम, डेट तो नहीं पूछा जाता है लगभग, लेकिन याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। ये राज्य कौन सा है? सिंध में। जिला का नाम क्या है? शहीद जिला। और इस सबको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद है रंगपुर। रंगपुर जो है कहाँ है? रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है। कौन किए थे? रंगनाथ राव। 1953 से 54 में। और देश भारत में और राज्य गुजरात में और जिला सुरेंद्रनगर, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा को राजस्थान में ऐसे याद कीजिएगा कि कालीबंगा राजस्थान में क्या उगता है? ज़्यादा धूप निकलता है। तो ज़्यादा धूप में आप खड़े रहेंगे तो क्या होगा? आप काला हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। जिला हनुमानगढ़ जिला में है। कौन से नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और बीबी लाल व बीके थापर ने इसका खोज किया था 1960 में। उसके बाद है रोपण। रोपण कहाँ है? सतलज नदी के किनारे है सबसे पहले। रोपण है कहाँ? पंजाब में। ये ध्यान रखिएगा कि पंजाब में रोपण है। इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि पंजाब में हम लोग बोलते हैं धान रोपना, ठीक है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? धान को रोपा जाता है, ठीक है। तो पंजाब में क्या है? धान रोपना। तो रोपण कहाँ से मिला है? पंजाब में। जिला रूपनगर जिला में। अब पुराना नाम क्या था? रोपण। इसका पुराना नाम क्या था? रोपण था। अब का नाम क्या हो गया है? रूपनगर। अब आगे है लोथल, जो कि बंदरगाह हुआ करता था। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। साबरमती की उपनदी है। ये कौन सी भोगवा नदी है? साबरमती नदी की उपनदी भोगवा नदी है। उसके बाद है हाँ, ये कहाँ है? भारत में ही है और गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, भारत में, मेरठ जिला में। और हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज किए थे 1958 में। इसको याद रखिएगा, इसको भी, कि रंगनाथ राव खोज किए थे लोथल का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। रंगनाथ राव खोज किए थे लोथल का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बनवाली। बनवाली कौन सी नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। रविंद्र सिंह इसके खोज करता है, उत्खनन करता है। रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, 1974 में। देश कौन सा है? भारत और हरियाणा में है बनवाली। और जिला फतेहपुर। अब आगे है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा कौन नदी के किनारे है? मनसर एवं मनहर नदी के किनारे। रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोज किए थे 1990 के आसपास। कच्छ में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में है, याद रखिएगा। उसके बाद है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? पहले देखते हैं। हरियाणा जिला में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा जिला में है। जिला का नाम क्या है? हरियाणा जिला नहीं दोस्तों, हरियाणा राज्य में है। जिला का नाम क्या है? हिसार जिला। और खोज कौन किए थे? अमेंद्रनाथ। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राप्त साक्ष्य। साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है।
सबसे पहले अब हम बात करेंगे जैसे कि गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र का अंकन युक्त, ठीक है। मृदभांड, कान से गाड़ी का दर्पण, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, सूती वस्त्र के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि विशाल स्नानागार, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। मनका बनाने की कारखाना, मनका बनाने की कारखाना, लिपस्टिक, कंघा, कान से गाड़ी, वक्राकार ईंटें, पाउडर इत्यादि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। धान की भूसी एवं ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से। उसके बाद है जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियाँ, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड, चना एवं सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, सेल खड़ी और मुहर इत्यादि कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है दोस्तों? रोपण से मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गोदीबाड़ा, अग्निवेदिका, हाथी दांत स्केल, 3 युग्मित समाधियाँ, फारस की मुहर, एक साथ 20 समाधियाँ, मम्मी का मॉडल कहाँ से मिलता है? लोथल गुजरात से मिलता है। उसके बाद है छत की टाइलें, फूलदान, क्यूबिक पासा, एक सांप की मूर्ति आदि, ये कहाँ से मिलता है? आलमगीरपुर से मिलता है। उसके बाद है जौ के दाने, धावन पात्र, खिलौने के रूप में मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बनवाली से मिलता है। उसके बाद है हवन कुंड, जल कुंड, गेहूं जौ की स्टेडियम कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। उसके बाद है वेदिका, ऊंचे चबूतरे और इत्यादि कहाँ से? राखीगढ़ी से मिलता है। उसके बाद जली हुई हड्डियों के साक्ष्य, अंत में जली हुई हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सनौली से मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब बच गया है क्वेश्चन, तो अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि PYQ हैं। पिछले एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं कि आपका कितना सही होता है और आप भी साथ में लगाते चलिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि कैसे भिन्न थी? वैदिक सभ्यता आप लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, तो वैदिक सभ्यता इसके बाद वाला काल है। तो बोल रहा है कि वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी। ऑप्शन ए है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास बिल्कुल थी। विकसित शहरी जीवन थी, लोग शहरों में एक तरह से विकसित और डेवलप शहर थी सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, जैसा कि मैंने बताया कि चित्रलेखीय लिपि थी, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। इसके बाद इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का अभाव था। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का अभाव था, बिल्कुल अभाव था। लोहा का भी खोज नहीं हुआ है और रक्षा शास्त्रों का जैसे मतलब कि ग्रंथों का अभाव है, और जो कि वैदिक काल में ऋग्वैदिक जैसे कई ग्रंथ देखे जा सकते हैं। तो अभाव के कारण ये भी कथन सत्य हो जाता है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी
इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, क्या हो सकता है? शिलालेख? बिल्कुल नहीं। प्रमुख स्रोत, ध्यान से देखना है कि प्रमुख स्रोत पूछा है तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रमुख स्रोत में क्या आ जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। खुदाई होता है तभी तो जानकारियाँ वहाँ से पता चलती है। उसके बाद सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई जहाँ पर क्या थी? मंदिर तो पाया नहीं गया। लिपि को मान नहीं सकते हैं क्योंकि लिपि मुख्य एक तरह से प्रसिद्ध स्रोत नहीं है, तो हम मुहर को मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। अगला है मिलान करना है। ठीक है, लोथल का क्या होगा? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा का मतलब बंदरगाह होता है। कालीबंगा जुता हुआ खेत। कालीबंगा को हम इस तरह से याद किए हैं, जुता हुआ खेत इसलिए मिला कि आप धूप में खेत जोतेंगे तो आप काला हो जाएंगे। जैसे कि राजस्थान में आप खेत जोतेंगे तो आप काला हो जाएंगे। तो राजस्थान में है और कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। बनवाली से खिलौना टाइप के बहुत सारी चीज़ें मिला था। तो धौलावीरा बनवाली देखते हैं। बनवाली से देखिए पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, यहाँ पर एक तरह से खिलौना है ना, तो खिलौना मिला है। और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। अब मान लीजिए सी का 4। ठीक है, आइए एक मिनट। सी का 4 है यहाँ पे। और ए का क्या था? ए का 2 था। ए का 2 और बी का 1, सी के 4 और डी के 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। अगला है मिलान वाला चिन्ह है, नदी को मिलाना है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, जो कि राजस्थान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और रोपन सतलज नदी के किनारे है। तो क्या होगा? डी का 4। यहाँ पे ये, यहाँ भी है, फंसाने के लिए दे देता है ऐसे। यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आते हैं, हाँ तो मिल गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, जो कि हमने बताया था कि यह स्नानागार उत्तर से दक्षिण की हुआ करता था, उत्तर से दक्षिण की तरफ होता था, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है और अपनी उद्योग के लिए भी जानी जाती है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। सबसे पहले इसी को काट दीजिए और ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि इस सभ्यता की पूर्वी शहर था। लोथल जो कि है गुजरात में है। और रोपण क्या है? बोले ना कि धान रोपते हैं, तो पंजाब में। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता इसमें? पाकिस्तान में है। बिल्कुल ये मार देंगे, क्योंकि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। अब ऑप्शन ए कालीबंगा राजस्थान में है। ऑप्शन सी गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थित हो जाएगा? हड़प्पा तो होगा नहीं, मोहनजोदड़ो भी नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। लोथल होगा गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से
कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, कौन सा है, लोथल है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, वैदिक सभ्यता की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।